हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गए हैं आज की इस वीडियो में 50 ऐसे साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी मैट्रिक एग्जाम में 90% पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में सीरीज में मात्र 10 मिनट के अंदर में आप सभी को 50 ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाला हूं जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% संभावित प्रश्न है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है। ये चीज़ तो आप सभी ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ चुके होंगे, तो काफ़ी ही आसान भाषा में आप सभी को आंसर लिखना होगा कि जब सूर्य धरती यानी पृथ्वी के क्षितिज के समीप रहता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश के वर्णों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के वर्णों का प्रकीर्णन तो हो जाता है, किंतु लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अर्थात उगते एवं डूबते समय सूर्य का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। उसके बाद में अगला सवाल है, टिंडल प्रभाव क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पोलाइडी विलियन के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये दोस्तों जान लीजिए, टिंडल प्रभाव के कारण ही हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है, प्रकाश का रास्ता दिखाई पड़ता है। और इसके बाद में अगला सवाल है, वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। आइए जान लेते हैं। वायुमंडल का घनत्व जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के समीप यानी पृथ्वी के निकट वाले वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व घटते जाता है। जब प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरता है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को इसका तो सलूशन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं एग्जाम से पहले अपना ऑनलाइन टेस्ट देना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे क्विज वाले सेक्शन में जाके ढेरों सारे क्विज खेल सकते हैं। ढेरों सारे पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही questionforexam.com वेबसाइट पे जाके सभी क्वेश्चन का ऑनलाइन क्विज कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल बायोलॉजी से लिया गया है और सवाल में पूछा गया है कि पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आसान भाषा में जान लीजिए कि पोषण वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। आइए जान लेते हैं पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं स्वपोषण, दूसरा होते हैं परपोषण। उसके बाद में आज का अगला सवाल है, अमीबा में पोषण क्रिया को समझाइए, यानी अमीबा में पोषण क्रिया किस प्रकार से होती है। मैट्रिक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन संभावित प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले ऐसे सवालों को याद करके ही एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। तो इसका आसान भाषा में ऐसा लिखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है। उसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं और अनपचा भोजन त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके आवश्यक पदार्थों को लिखें। आइए जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ होते कौन कौन से हैं। तो हे दोस्तों, आसान भाषा में से लिखिएगा कि सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ग्रहण करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। साथ ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसके माध्यम से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। आइए जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो आवश्यक पदार्थ है वो सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, क्लोरोफिल है और डी में दिया गया है यहाँ पे जल जिसको हम लोग H2O के नाम से भी जानते हैं।
अगला सवाल क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। जैसा कि तो आप सभी को मालूम होगा कि पोषण जीवों के लिए आवश्यक है, लेकिन सवाल हमसे ये पूछा है कि आखिर पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, इसका कारण हमें समझाना होगा। तो आइए जान लेते हैं कि समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह पोषण परकर्म द्वारा प्राप्त भोजन से पूरा होता है या पोषण से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण समस्त जीवों के लिए काफ़ी ही आवश्यक है। उसके बाद में आज का अगला सवाल क्वेश्चन 5 में दिया गया है श्वसन क्या है। आइए जान लेते हैं श्वसन के बारे में। तो श्वसन एक जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसे ही श्वसन कहते हैं। आइए जान लेते हैं श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं अवायवीय श्वसन, जिसे हम लोग अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन, जिसे हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर होता है। इसी श्वसन को ऐसे बोला जाता है कि निःश्वसन और निःश्वसन किसे कहते हैं, इसके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैट्रिक एग्जाम में वायवीय और अवायवीय के बदले में निःश्वसन और अनिःश्वसन भी दिया जा सकता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। तो आसान बात से में जान लीजिए कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1, 2, 3 में इस प्रकार से लिखना होगा। आप सभी रोमन नंबर 1 में लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब जाहिर सी बात है कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में संपन्न होता है, जबकि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। उसके बाद में आप सभी स्टूडेंट रोमन नंबर 3 में लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 4 में लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद में हम लोग जान रहे हैं क्वेश्चन 7 को ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन कीजिए, अर्थात मनुष्य में श्वसन क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। आसान भाषा में आंसर लिख आइएगा कि मनुष्य में श्वसन 2 तरीके से संपन्न होते हैं, यानी मनुष्य में श्वसन जो है वो 2 चरण में संपन्न होते हैं। पहला चरण में वायु यानी हवा, ऑक्सीजन नासिका द्वारा, हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन होते हैं वो नासिका अर्थात नाक के द्वारा फेफड़े में पहुंचती है। उसके दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाते हैं, जो शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंच जाते हैं, जहां वह पुनः टूटकर हेमोग्लोबिन में बदल जाते हैं और ऑक्सीजन के फलस्वरूप बने कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाते हैं, जो फेफड़े के कोशिकाओं में पहुंचकर नासिका से बाहर निकल जाते हैं। ये जो श्वसन का चरण है ना, इसे हम लोग श्वसन का दूसरा चरण के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लीजिए। ऐसे सवाल भी मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर पूछे जाएंगे। परिवहन क्या है, आइए जान लेते हैं परिवहन होता क्या है। तो उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया को ही परिवहन कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी जाइलम और फ्लोएम में मुख्य अंतर होता क्या क्या है। तो आइए जान लेते हैं। आप रोमन नंबर 1 में लिख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि जाइलम की कोशिका मृत होती है, यानी जाइलम की जो कोशिका होती है ना वो मरा हुआ होती है। अब जाहिर सी बात है कि जाइलम की कोशिका मरा हुआ होगी तो फ्लोएम की कोशिका जीवित होगी। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिख सकते हैं कि जाइलम द्वारा खनिज, लवण और जल का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में आप सभी को लिखना होगा कि जाइलम द्वारा परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है और फ्लोएम द्वारा परिवहन ऊपर से नीचे की ओर होता है।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 में दिया गया है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी धमनी और शिरा में अंतर क्या क्या होते हैं, आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। तो आसान भाषा में लिख सकते हैं कि धमनी और शिरा में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिख सकते हैं कि धमनी की भित्ति मोटी होती है जबकि शिरा की भित्ति पतली होती है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिख सकते हैं कि शिरा द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जबकि धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 में दिया गया है कि वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके महत्व बताइए। यानी क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को बताना होगा कि वाष्प उत्सर्जन होता क्या है, इसके कौन कौन से महत्व होते हैं। आइए जान लेते हैं वाष्प उत्सर्जन के बारे में। तो पौधों के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को ही वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। याद रखिएगा, एक पौधे अपने जीवन काल में अपने भाग के 100 गुना जल का वाष्पीकरण करते हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे इसके महत्व के बारे में, यानी वाष्पीकरण के महत्व होते क्या हैं। तो वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिख सकते हैं कि वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से ही ताप का संतुलन बना रहता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 12 में बोला गया है नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। यानी नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। याद रहे, केवल पूछा जाएगा कि नेफ्रॉन के बारे में आप क्या जानते हैं, नेफ्रॉन के बारे में समझाइए या नेफ्रॉन का वर्णन कीजिए। तो वैसे स्थिति में जिस प्रकार से हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से आंसर बताएंगे उसी प्रकार से लिख के चले आना होगा। लेकिन क्वेश्चन में रहेगा सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र के साथ वर्णन कीजिए। तो वैसी स्थिति में आप सभी को नेफ्रॉन का चित्र यानी इमेज भी बनाना होगा। तो हम लोग जान लेते हैं नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करते कैसे हैं। आप बुक में देख लीजिएगा नेफ्रॉन का चित्र और उस प्रकार से बना लीजिएगा। उसके बाद में ऐसा लिखना होगा कि प्रत्येक वृक्क में 10,000 नेफ्रॉन होते हैं, जिसमें गोलमेरुलस नामक कोशिका गुच्छ भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बोमेन संपुट, नेफ्रॉन जालिकाएँ, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी भी होते हैं। अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से अधिक होता है, जिसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त क्षमता है, जिसमें प्रोटीन और खनिज लवण तो छान लिए जाते हैं किंतु ग्लूकोज, यूरिया एवं यूरिक अम्ल को नहीं छान पाता है, जो बोमेन कैप्सूल में जाकर जमा हो जाता है। इस क्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जब छानित द्रव नेफ्रॉन के जलिकाओं से होकर गुजरती है ना, तो ग्लूकोज रक्त नालिकाओं द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है, जो मूत्रनली द्वारा मूत्राशय में जमा हो जाता है और समय समय पर बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 13 में बोला जा रहा है कि मधुमेह की रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा क्यों की जाती है। याद रखिएगा, सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं कि इंसुलिन के हार्मोन देकर चिकित्सा किस रोगी की जाती है, तो मधुमेह के रोगी को की जाती है। तो आखिर कौन ऐसा कारण है कि जितने भी मधुमेह के पेशेंट होते हैं, मधुमेह के रोगी होते हैं, उन सभी का जो इलाज किया जाता है, चिकित्सा की जाती है, वो इंसुलिन का हार्मोन देकर ही क्यों की जाती है। आइए इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं। तो आप सभी से लिखेंगे कि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जो रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है, तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है ताकि रक्त में चीनी की जो मात्रा है ना, उससे नियंत्रित किया जा सके। उसके बाद में आज का अगला सवाल है, यदि किसी रोगी का गुर्दा खराब हो जाए तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा। आइए जान लेते हैं। कोई भी ऐसा रोगी है, कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसका अगर गुर्दा खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करता है। तो आप आसान भाषा में बता दीजिएगा कि यदि किसी रोगी का गुर्दा खराब होने पर डॉक्टर हेमोडायलिसिस के द्वारा रक्त में उपस्थित उस सभी पदार्थ को अलग करता है, किंतु दोनों गुर्दा काम करना बंद कर देता है, तो किसी डोनर से लेकर गुर्दा प्रत्यारोपित कर देता है या कृत्रिम यानी बना बनाया हुआ गुर्दा लगा देता है। अगला सवाल क्वेश्चन 15 में दिया गया है, अनैच्छिक क्रिया तथा प्रत्यवर्ती क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, प्रत्यवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, और ये दोनों क्रिया के बीच में कौन कौन से डिफरेंट है, कौन कौन से अंतर है। आइए जान लेते हैं। आंसर में आप लिखिएगा रोमन नंबर 1 में कि जो क्रिया बिना इच्छा के स्वतः होती है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। यानी वैसा काम जिसमें हम मनुष्य का कोई भी नियंत्रण स्थापित नहीं होता है, उसे हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं।
जबकि अचानक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जो मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होती है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होती है जबकि प्रतिवर्ती क्रिया अचानक हो जाती है। उसके बाद में आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है प्रकाशानुवर्तन क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रकाशानुवर्तन क्या है, गुरुत्वानुकर्षण क्या है, जलानुवर्तन क्या है, इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्रकाशानुवर्तन के बारे में। तो पौधों के सूर्य के प्रकाश की ओर गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यह गति शीर्ष भाग और पत्तियों के में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और इसके बाद में आगे दिए गए क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि मस्तिष्क से के कार्य कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे तो दिया गया है कि मस्तिष्क के कार्य लिखें, यानी मस्तिष्क के कार्य जो हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं। तो आप आसान भाषा में बता दीजिएगा कि मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा आवेगों को ग्रहण करना, ग्रहण किए गए आवेगों के बीच सहबंधन स्थापित करना। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा ग्रहण किए गए आवेगों के बीच अनुक्रिया करना, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण स्थापित करना, मस्तिष्क क्रियाओं का मस्तिष्क नहीं यहाँ पे होगा समस्त क्रियाओं को संगठित करना। ये सभी जो कार्य होते हैं ये मस्तिष्क के कार्य होते हैं। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे जनन होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आसान भाषा में जान लीजिए कि जिस प्रकर्म द्वारा या जिस क्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। आइए जान लेते हैं जनन से जो होता है क्या क्या लाभ होते हैं। तो जनन द्वारा जीव का संतुलन बना रहता है और जीव जो होते हैं वे विलुप्त नहीं होते हैं, लापता नहीं होते हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे जनन के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं लैंगिक जनन और दूसरा होते हैं अलैंगिक जनन। अगला सवाल इसमें 19 में दिया गया है डीएनए का प्रकृति प्रजनन में क्या क्या महत्व है, यानी डीएनए प्रकृति प्रजनन में इसका महत्व होता क्या है। जैसा कि आप सभी को हम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में बता दिए थे कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात अम्ल होता है। तो हम लोग जानेंगे डीएनए का प्रकृति प्रजनन में क्या क्या महत्व होता है। तो आप सभी रोमन नंबर 1 में लिख सकते हैं कि डीएनए प्रकृति बनाने में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताएं से ही जैव विकास होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिख सकते हैं कि डीएनए प्रकृति बनाने में कोशिका विभाजन होता है जो प्रजनन के लिए काफ़ी ही आवश्यक है। उसके बाद में अगला सवाल है निषेचन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। आसान भाषा में बता सकते हैं कि नर एवं मादा युग्मनजों के संलग्न होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। आसान भाषा में जान लीजिए स्त्री एवं पुरुष को जो संबंध बनाया जाता है, सेक्सुअल कंटेंट का जो संबंध है उसी को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। आइए जान लेते हैं निषेचन के बारे में, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज जान ही लीजिए निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं अंतःनिषेचन, दूसरा होते हैं बाह्य निषेचन। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतःनिषेचन कहते किसे हैं, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। आइए आसान भाषा में बता देते हैं कि जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर से बाहर निकलता है तो इस निषेचन को हम लोग अंतःनिषेचन कहते हैं। अब मनुष्य को देख लीजिए तो मनुष्य में जनन जो होता है, जो सेक्सुअल कंटेंट जो होता है वो जीव शरीर के अंदर होता है। अब जब गर्भधारण की अवस्था में बच्चा का जो जन्म होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद बच्चा का जन्म होता है जो जीव शरीर से बाहर निकलता है, इससे हम लोग अंतःनिषेचन कहते हैं, यानी अंदर का निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या होता है कि जब जनन की प्रक्रिया या जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर से बाहर होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और फॉर एग्जांपल मछली को देख लीजिए तो मछली अपने अंदर बच्चा पैदा नहीं करती है, मछली पानी की सतह पे बाह्य निषेचन करके बच्चा को पैदा करती है। अगला सवाल में 21 में अनुवंशिकी क्या है, आइए जान लेते हैं अनुवंशिकी के बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें संयोग के लक्षणों, अनुवंशिकता, उसके कारण एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है उसे ही अनुवंशिकता कहते हैं। जैसा कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव में मालूम होगा कि अनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों, अनुवंशिकता के कारण एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है उसे ही अनुवंशिकता कहते हैं। अनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद में आज का अगला सवाल है समजात अंग किसे कहते हैं और असमजात अंग किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समजात अंगों के बारे में। तो जीव के शरीर में पाए जाने वाले वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होते हैं
किंतु वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं। उसे ही समझात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ और घोड़े के अग्रपाद एवं पक्षी के पंख समझात अंगों के उदाहरण हैं। उसके बाद में इसी प्रकार से बहुत सारे इस PDF में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए गए हैं जो कि आप सभी के मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर क्लिक कीजिएगा, साथ ही उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का क्विज खेल सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और सभी सब्जेक्ट का क्विज खेलने के साथ साथ फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट questionforexam.com पे भी जाकर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके आप मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं आज की इस वीडियो में हम आप सभी को काफ़ी कम मात्रा में ही क्वेश्चनों का सलूशन बता पाया हूँ। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने वाला हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।